स्टूडेंट्स एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग सभी। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और ये भी आशा करता हूँ कि आपको एग्री विद कीवर्ड्स का जो ये चैनल है, आप लोगों का जो ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, वे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ भी ऐसी एरिया नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जा सके। सभी को कवर कर देता हूँ। मेरी 2 वीडियो मैं अभी 2 वीडियो में रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज अब इस सब्जेक्ट की 3 वीडियो आएगी। कितनी वीडियो आएगी? 3 वीडियो। इस सब्जेक्ट की 3 वीडियो इसलिए आएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अगर हम बात करें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें डिजीज़ के जो नाम हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अब कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर हो उसको सभी को आप इजी वे में हम आप समझाने की कोशिश करते हो आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब हैं। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आप लोगों का ये चैनल है, उसी कॉलेज में पढ़ता है और एग्रीकल्चर में उसको पूछना है या एग्रीकल्चर से संबंधित उसके पेपर चलने वाले इंटरनल एग्ज़ाम में किसी तरह के, तो आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को ताकि उसका भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, उसको भी हेल्प मिल जाए। ओके, ये सब इस तरह की सब चीज़ें। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। राइट द नेम द 2 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स प्रोडक्ट बाय द फंगस। कह रहा है कि कवक के द्वारा 2 प्रकार के जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनका नाम लिखना है, केवल नेम लिखना है, ठीक है। बस आपको और कुछ नहीं लिखना था। एपेडेमिक क्या होती है? एपेडेमिक एक महामारी होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। डिजीज़ क्या होता है, रोग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आपको लिखना है। और जीवाणु के प्रजनन की 2 विधियाँ लिखनी है। कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन होता है। और 5वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ओके, भारत में प्लांट पैथोलॉजी के पिता किसे कहा जाते हैं, वो क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन लगभग में यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उन्हें भी आप देख लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल स्पोर्स। स्पोर्स मतलब जीवाणु नहीं होते, बीजाणु। स्पोर्स होते हैं बीजाणु, ठीक है। तो जो प्रजनन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो सकता है? बैक्टीरिया, फंगस, या जिसमें सीड के द्वारा, एग के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, या सेक्सुअल प्रोपेगेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। बट जो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है उसमें किसी भी तरह का फंगस, बैक्टीरिया के द्वारा उसका रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता है। तो ये तो बात है, थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया आपको। हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं उन पर। इसका जो उत्तर है, आप इसका उत्तर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक आप लिख सकते हैं प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? इसमें 2 कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट का संलयन शामिल होता है। दूसरा होता है कैरियोगेमी। इस चरण में 2 अगुणित नाभिकों के संलयन से द्विगुणित नाभिक का निर्माण होता है। उसके बाद आपने अर्धसूत्रीय विभाजन का नाम सुना होगा। इस चरण में प्रजनन द्विगुणित नाभिक के विखंडन के द्वारा होता है। आपसे 2 पूछा गया था कि वे 2 कवक का नाम बताइए। उन 2 कवक का नाम बताइए जिनमें लैंगिक बीजाणु के द्वारा सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है, या आप कह सकते हैं जिनमें लैंगिक बीजाणु के नाम लिखने थे आपको, जो कवक के द्वारा क्या कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो उसमें एक नाम था प्लाज्मोगेमी, दूसरा नाम था कैरियोगेमी। ये 2 लिख देते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। इतना लिखना था और कुछ नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछा है। ओके, बाकी अगर हो आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कवक को जानना चाहते हैं, हो सकता है कि कवक की परिभाषा आप लोगों से पूछ ले कि कवक क्या होती है। फंगस किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ। कवक क्या होता है? यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो गतिहीन होते हैं, यानी कि गति नहीं करता है। उनका एक अलग साम्राज्य होता है, जिसका अर्थ है कि वे ना तो
प्लाटे में आते हैं और ना ही जानवरों के साम्राज्य में। न तो वे प्लेट वगैरह वे होती हैं उनके अंदर नहीं होते हैं, ना ही वे जो आपका ऑर्डर होता है या गन जो होता है जानवरों का, एनिमल्स का, उनके अंदर नहीं होते हैं। उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की नहीं बनी होती है। सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि जो कवक होते हैं, जो फंगस होते हैं, उनके जो सेल वॉल होती है, कोशिका की जो भित्ति होती है वो काइटिन की नहीं बनी होती है। कवक 4 प्रकार के होते हैं, चिट्रोडियोमाइकोटा, ओके, जाइगोमाइकोटा, ओके, एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा। ये यौन और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन करते हैं, यानी कि लैंगिक भी और अलैंगिक भी दोनों तरह के प्रजनन करते हैं। अब बात ये आती है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक विधि में जो ये आपसे पूछा गया है, तो प्लास्टोगोगैमी, इसमें 2 कोशिकाओं अभी बताया है, कार्योगैमी अभी बताया है मैंने, और रजसूत्री विभाजन तो आप सब जानते होंगे। तो ये आपका 2 नंबर का क्लियर क्वेश्चन हो जाता है हिंदी में, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। इसमें मैंने अभी बताया था बेसिडोस्पोर्स ये लिख सकते थे, या फिर एस्कोस्पोर्स ये लिख सकते थे। इनमें से 2 का आप नाम लिख देते हैं, आपके 2 नंबर बन जाते हैं। ये सेक्सुअल पोरिस्पोर्स होते हैं, जैसे आपका एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। स्पोर्स का मतलब होते हैं बीजाणु। क्या होते हैं स्पोर्स का मतलब? बीजाणु। जाइगोस्पोर्स ये भी बीजाणु होता है। ओस्पोर्स ये भी बीजाणु होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द सेक्सुअल स्पोर्स ये सब चीज़ें, कॉन्डिडा वगैरह, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें आराम से देख सकते थे, ठीक है। देखो इनको जरूर करने रही, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 नंबर का 2022 में पूछा ये 2 क्वेश्चन, और 2023 में पूछा ये क्वेश्चन, और हो सकता है कि 2024 में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से याद कर लेना। बाकी कंटेंट की बात ना करो, कंटेंट आपके पास बहुत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल ये रहे, आप इनमें से 2 का नाम लिख सकते थे। ये सेक्सुअल में अगर आप पूछेंगे, देखो सेक्सुअल में पूछा है, हो सकता है कि आपके पास ये सेक्सुअल में पूछ ले। तो ये सेक्सुअल के भी मैंने 2 एग्जाम्पल इसमें लिख दिए हैं, आपको दिखा रहा हूँ। ये सेक्सुअल के हैं, अलैंगिक रिप्रोडक्शन होते हैं। तो आप 2 नंबर का कंफर्म करके जाइएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखेंगे तो एपिफाइटोटिक पूछा गया है और एपिडेमिक पूछा गया है। देखो एक तो पादप महामारी पूछा है, और महामारी ये क्या होता है? देखो भाई स्टूडेंट्स, पादप महामारी, पादप मतलब प्लांट्स। प्लांट के अंदर कोई बीमारी जब लगती है, कोई डिजीज लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब वो एक महामारी का रूप ले लेती है तो उसे हम बोलते हैं पादप महामारी। जब इंसानों में लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि ये क्या होती है? ये बड़े क्षेत्र में होती है, यानी कि ये एरिया में होती है, ठीक है। महामारी तो लगेगी लेकिन लोगों के अंदर लगेगी और एक निश्चित क्षेत्र में लगेगी। जबकि पादप महामारी क्या होती है कि ये प्लांट्स के में लगती हैं, पौधों में लगती हैं। चलो इसे हम ये तो मैंने आपको लिटरली इसका मीनिंग बता दिया, जो इसे याद कर सकते हैं आप कर लेना, बट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हिंदी में देखो बिल्कुल सटीक भाषा ये है, सिंपल है। किसी पौधे की बीमारी से संबंधित या होने के कारण जो छुटपुट रूप से पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि मान लो आज बीमारी लग गई तो फिर दोबारा से रिपीट हो जाती है, फिर लग गई फिर दोबारा से रिपीट हो जाती है, और वो बड़ी संख्या में संवेदनशील पौधे को प्रभावित करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पादप महामारी। क्या बोलते हैं? पादप महामारी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ये देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप इसमें एक सटीक परिभाषा दीजिए। सटीक परिभाषा हिंदी में ये लिखी हुई है बिल्कुल, ये एक सिंपल परिभाषा है। किसी पौधे की बीमारी से संबंधित या होने के कारण जो छुटपुट रूप से पुनरावृत्ति करते हैं और बड़ी संख्या में संवेदनशील पौधों को प्रभावित करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पादप महामारी बोलते हैं। इसी में अगर हमने पौधे के स्थान पर क्या ले लिया, अगर पौधे के स्थान पर अगर हमने मानव को रख दिया या मनुष्य को रख दिया, तो वो क्या कहलाती है? महामारी कहलाती है। अगर इसके स्थान पर, पौधे के स्थान पर आपको क्या लिखना है? मनुष्य लिखना है या मानव लिखना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? और संवेदनशील पौधे के स्थान पर क्या करना है? मानव लिखना है, तो वो क्या बन जाती है? महामारी बन जाती है। पादप महामारी का मतलब होता है पौधों के अंदर एक ऐसी बीमारी जो क्या करती है? रिपीट होती रहती है और बड़ी संख्या में लगती है, ठीक है, उसे बोलते हैं आप पादप महामारी। ऐसी महामारी जो किसी इंसानों को प्रभावित करती है, जो मानव को प्रभावित करती है और एक निश्चित क्षेत्र पर लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि वहाँ पर प्लांट्स हो जाते हैं और वहाँ पर मनुष्य। ये क्लियर हो गया होगा हिंदी में, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
ये लिखा हुआ है एपीफाइटोटिक रोग, इसमें यहाँ पर लिखा भी है। पौधों में रोग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीफाइटोटिक्स बोलते हैं। जब किसी बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या नाट के रूप से बढ़ जाती है तो वह कहा जाता है कि यह महामारी बन गई है, जिसका अर्थ होता है कि लोगों के बीच में एक बीमारी का फैलना। हालांकि पौधों के बारे में यह बात करते समय क्या करते हैं हम, एक एपीफाइटोटिक पौधों पर होता है, जानवरों के लिए इसी शब्द को एपिजूटिक कहा जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है वही है डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया कि भाई पौधों में जब कोई बीमारी लगेगी और एक निश्चित क्षेत्र में लगेगी तो वो पादप महामारी कहलाता है। ठीक है, तो इसे देखो, जब तक मैं खुद क्लियर नहीं हो जाता, खुद डेफिनेशन को मैं क्लियर नहीं कर सकता, जब तक मुझे खुद समझ में नहीं आता तब तक मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, और महामारी किसे कहते हैं, महामारी भी समझ लीजिए। महामारी की घटना जो अस्थायी रूप से उच्च व्यापकता की होती हैं, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जिसे दुनिया भर में होने वाली महामारी को महामारी कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण, आपने देखना एक नाम सुना होगा आपने, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या था, एक महामारी थी भाई। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी, तो वो क्या थी, एक वायरस था, एक एंटीवायरस था। वो आप कोरोना वायरस कह सकते हैं, महामारी तो थी वो। ठीक है, तो उसे भी आप कह सकते थे इस बारे में। बात कर लेते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो देख लीजिए आप, आपके सामने है, कहाँ गया भाई, ओके, ये आपके सामने है, आप लोग इसको देख सकते हो। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, देखो एपिडेमियोलॉजी जो होता है वो एपेडेमिक का डिस्कस, स्टडी ऑफ एपेडेमिक यानी स्टडी ऑफ महामारी का जब अध्ययन करते हैं तो उसके इसमें करते हैं, एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। तो मैनी पैथोजन, जब एक पैथोजन क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं, फैलता है, इफेक्ट ऑफ मैनी इंडिविजुअली इफेक्ट करता है विद इन ए सर्टन एरिया एंड द विद इन द रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड, इस तरह की घटना को एपेडेमिक कहते हैं। जब कोई पैथोजन मतलब जो जिसके द्वारा बीमारी लगती है उसे रोग कारक बोल सकते हैं, रोग कारक, रोगजनक हम कह सकते हैं। जो रोग जिसके द्वारा रोग फैलता है उसे हम पैथोजन बोलते हैं। जब वो फैलता है, इफेक्ट करता है मैनी इंडिविजुअल को विद इन ए सर्टन एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में, और ये शॉर्ट टाइम का लगता है। दिस टाइप, इस तरह की जो फिनोमिना होती हैं उसे क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। एन एपिडेमिक हैज़ बीन द डिफाइंड एज एन इंक्रीज ऑफ डिजीज इन द प्लांट पॉपुलेशन। ओके, एन एपेडेमिक हैज बिन, अच्छा डिफाइन, इंक्रीज कर सकते हैं और डिजीज को, प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सब इसकी डेफिनेशन है। और एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एपेडेमिक। ओके, मैंने अभी बताया कि महामारी का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, एपिडेमियोलॉजी में किया जाता है। तो ये आप लोगों से एपिडेमियोलॉजी भी पूछा जा सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं जा सकता। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का नाम आपने सुना होगा, या फेमाइन का नाम होता है, पोटैटो फेमाइन। 1845 से 1840 में एक फाइटोपथेरा था, लेट ब्लाइट ऑफ एपिडेमिक डिजीज थी जो लगी थी। देख सकते हो कैसे लोग यहाँ पर मरे थे, इस तरह की घटनाएं आप लोग देख सकते हैं। बंगाल फीमाइन आया था 1943 में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि बंगाल फीमाइन कब आया, 1943 में आया था। इसमें जो आपका राइस थी, धान में जो लगा था, और राइजा जो था उसमें लगा था, ये उसमें फैला था। तो लोग जो थी, इस तरह की महामारी आई थी, लोग वहाँ मर गए थे काफ़ी लोग। ठीक है, बंगाल फीमाइन, द ग्रेट बंगाल फीमाइन 1943, एस्टिमेटेड 1.5 to 4 मिलियन पीपल डेड, द भूख की वजह से मर गए थे, बीमारी की वजह से मर गए थे। ठीक है, तो ये देख सकते हो स्टूडेंट। तो ये एपेडेमिक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, महामारी के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, पढ़ लेना। मैंने सब ये डिस्कस कर लिया है आप लोगों के सामने इस तरह का। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन है पैथोलॉजी, प्लांट डिजीज क्या होता है, प्लांट डिजीज किसे बोलते हैं, पादप रोग किसे कहते हैं। प्लांट डिजीज के बारे में बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो भाई, कोई भी जो हमारे प्लांट्स को, हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे पौधे को या हमारी फसल को इफ़ेक्ट करेगा, जो डिजीज होता है। देखो डिजीज किसके द्वारा लग सकता है, ये तो बैक्टीरिया के द्वारा लगता है पौधों के अंदर, या फंगस के द्वारा लगता है, या निमोटोड के द्वारा लगता है। तो ये क्या है, जब कोई बीमारी, जब हमारा जो प्लांट इफेक्ट होता है बाय द निमोटोड, बैक्टीरिया, फंगस, दैट इज कॉल्ड डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, डिजीज बोलते हैं। और डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर, विकार या डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब कोई
किसी प्लांट्स में या किसी फसल में, प्लांट्स कहेंगे तो अच्छा रहेगा, जब किसी प्लांट्स में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, किसकी डेफिशिएंसी से, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से कोई बीमारी, कोई डिसऑर्डर हो जाता है, कोई जैसे मान लो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, विटामिन बी की कमी से इस तरह का होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो गया, आँखों में कम दिख रहा है, दैट इज़ डिसऑर्डर, ना कि वो डिजीज। वो डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, बीमारी नहीं है, एक विकार है, एक डिसऑर्डर है जो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी के अंदर हुआ है, प्लांट की बॉडी के अंदर हुआ है। और डिजीज जो होता है, हमेशा डिजीज जो लगता है, आप लोग देखा भी होगा, बैक्टीरिया, फंगस। अगर एक धान है, एक अपवाद भी है, धान का जो खैरा रोग होता है वो किसके द्वारा लगता है, जिंक की कमी से लगता है। और जिंक क्या है, जिंक एक न्यूट्रिएंट है, क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। तो आप कह सकते हो, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है, कोई अपवाद भी हो जाते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, प्लांट डिजीज की डेफिनेशन क्या होती है। प्लांट डिजीज के बारे में बात करें तो डिजीज एबनॉर्मल कंडीशन होती हैं जो किसके द्वारा होते हैं, तो बायोटिक या बायोटिक फैक्टर के द्वारा जो फैलता है, लगता है। अल्टर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स रिजल्टिंग इनटू द लॉस ऑफ अपीयरेंस एंड रिडक्शन ऑफ द। देखो भाई, डिजीज़ क्या है, एक एबनॉर्मल, असामान्य कंडीशन होती है जो किसके द्वारा, बायोटिक का मतलब क्या होता है, जैविक, अबायोटिक का मतलब जैविक, जिसके अंदर जीवन होता है उसे क्या बोलते हैं, बायोटिक, जिसके अंदर जीवन नहीं होता है, जिसके द्वारा, उसे अबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो यानी कि हम पे कह सकते हैं कि जो बीमारी है एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है पौधों के अंदर, जो बायोटिक या बायोटिक के द्वारा घटित होती हैं। इससे क्या होता है, किससे लॉस होता है, किसका भाई, उपज का, पौधे की। भाई जब बीमारी लगेगी तो पौधे उपज कम देंगे, सिंपल सी बात है। जब आप बीमार हो जाते हो, बुखार हो जाता है, तो आपकी बॉडी एक्टिविटी कम करती है, आप काम नहीं करते हो, तो उससे क्या है, आपका लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है। अगर आपकी बॉडी ठीक होती तो आप काम करते हैं भाई, बुखार ना होता तो आप काम करते हैं तो पैसा आता। और जब बुखार हो गया तो घर पे पड़े हो, तो यानी कि पैसे का लॉस ऑफ मनी हो गया ना भाई। तो इसी तरह जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, लॉस होता है। किसका लॉस हो गया, उपज का। जब हम बीमार हो गए तो उपज कम देंगे ना भाई। तो ये डिजीज़ की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, रोग विज्ञान होता है। जब हम रोगों का अध्ययन करेंगे, आप कह सकते हैं पैथोलॉजी द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, ओके, प्लांट डिजीज। जब हम प्लांट के डिजीज का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई डिजीज डेफिनेशन। हिंदी में डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो, हिंदी में आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पादप रोग विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों के लक्षण, कारण, रोग चक्र, रोग हानि से होने वाले उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पादप रोग विज्ञान के डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये बीमारी है, डिजीज़ है, ठीक है। तो ये लगता है इस तरह आप कह सकते हो। पहले तो फंगस की पूछी थी, अब पूछ लिया कि इसकी बैक्टीरिया की। पूछा कि जीवाणुओं में प्रजनन की 2 विधियाँ बताओ। जीवाणुओं में भाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो प्रजनन होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर, उनकी 2 विधियाँ पूछी है, ठीक है। और 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो भाई, यहाँ से आप स्टडी स्मार्टर वगैरह है, यहाँ से लिखा है, इन्होंने भी अच्छा लिख रखा है। जीव विज्ञान में जो प्रजनन तंत्र है, जिसका उपयोग जीवित जीव ने व्यक्तियों के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, पौधों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, या प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें होता है बाइनरी विखंडन और संयुग्मन। बाइनरी विखंडन में क्या होता है, यह बैक्टीरिया प्रजनन का सबसे सरल रूप होता है। इस प्रक्रिया में एकल कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि जो बाइनरी विखंडन होता है, जिसे आप फ्यूजन कहते हैं, खंडन। इसमें क्या होता है कि जब एक सिंगल कोशिका से बहुत सारी जो 2 इसी के समान एक और कोशिका जो बन जाती हैं, उसे बोलते हैं बाइनरी विखंडन, ओके। और संयुग्मन का मतलब होता है कि उसमें शामिल हो जाती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। उसका अपोजिट है संयुग्मन, यह थोड़ा सा अधिक जटिल होता है और इसमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में अनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अनुवांशिकता विभिन्नता उत्पन्न होती है।
आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एक अपने जो प्लांट्स प्लांट्स में जो उनका फिजिकल बिहेवियर होता है वो भी अलग अलग होता है सभी पौधों का। इसी तरह जो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन प्राइमरी बेनिफिजन या आपका आप कह सकते हैं द्विविखंडन। ओके, एन ए सेक्सुअल प्रोसेस वेयर बाय ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू। जब एक सिंगल सेल दो में डिवाइडेड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। अंडर द आइडियल कंडीशन सम द बैक्टीरिया स्पीसीज में बी द डिवाइडेड एवरी 10 to 15 minutes, ए डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज टाइम्स इंटरवल्स। ओके, क्या है कि जब 10 से 15 मिनट्स में क्या हो जाता है कि ये डबलिंग हो जाती है, ठीक है, और इनका अपने समय के अंतराल में ये डबलिंग हो जाती है। बट आपको लिखना था बाइनरी, ये वाला लिखना था। ओके, ये लिख देते आप, या सिगमेंटेशन होता है एक संयुग्मन, उसे लिख सकते थे। नाम पूछा था आपको, डेफिनेशन नहीं पूछी थी, बस इतना हो जाता आपका। क्वेश्चन एक हो रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, चलो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे कोई 3-4 क्वेश्चन हैं। देखो भाई स्टूडेंट्स, जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो E.G. बटलर। ओके, E.G. बटलर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, इसका आंसर था E.G. बटलर। और अगर आपसे एंटोनी डिवेरी पूछें यानी कि मॉडर्न पैथोलॉजी या मॉडर्न फादर ऑफ माइकोलॉजी पूछे फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ पैथोलॉजी या पैथोलॉजी पूछे, मॉडर्न पूछे तो वो आपका क्या है, बेरी है, ठीक है। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जो पहला क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो शॉर्ट नोट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। देखो इसमें क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी में हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले, हो सकता है आपसे इम्पोर्टेंस पूछ ले, हो सकता है कि आपसे क्या भारत में प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है इस पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट पैथोलॉजी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइटो का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। जो प्लांट्स होता है उसकी स्टडी जब हम कहते हैं तो फाइटोलॉजी कहते हैं। अगर उसके अंदर किसी प्लांट के अंदर कोई बीमारी है तो उसे फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं पादप रोग विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। पादप रोग विज्ञान वह विज्ञान से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पादप रोगों का। जब हम पादप यानी प्लांटों के रोगों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं या पादप रोग विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों के लक्षण, कारणों, हेतु की रोग चक्र, रोगों से होने वाली एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोग विज्ञान बोलते हैं। रोग विज्ञान इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ disease symptoms and causes and cycle of disease। ओके, साइकिल ऑफ डिजीज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंड देयर कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो आप इसे कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम रोगों के लक्षण, कारणों, ठीक है, रोग चक्र, रोगों से होने वाली हानि, उनके नियंत्रण के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोग विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 परपोषी होता है, दूसरा है परजीवी होता है। देखो परपोषी क्या होता है, परपोषी का मतलब होता है होस्ट। परपोषी मतलब जिस प्लांट्स पर कोई किसी के सारे को, आपने एक नाम सुना होगा होस्ट। होस्ट क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं, ठीक है।
परजीवी क्या होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट पैथोलॉजी के उद्देश्य बताइए। तो पादप रोगों से संबंधित जीवित अजीवित पर्यावरण कारणों का अध्ययन हम कर रहे हैं। रोगजनकों के द्वारा रोग की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पौधों एवं रोगजनकों के माध्यम में पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो पौधे होते हैं और जो रोगजनक होते हैं जिनके द्वारा बीमारी लगी है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। रोगों के नियंत्रण विधियों का विकसित करना जिससे पौधे में उनके द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा आप लिख सकते थे 5 नंबर का। उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते थे कि भाई पादप रोग विज्ञान में व्यवहारिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत पौधे के रोग के कारक उनके प्रयोगात्मक समाधान आते हैं। चूँकि पौधों में रोग कवक जो होते हैं कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही तो लगते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख देते कि भाई ये इम्पोर्टेंस है। एक तो इसका थोड़ा सा ये भारत में क्या स्थिति देखो यहाँ पर लिख रहा होगा अभी। पादप रोग विज्ञान के महत्व के द्वारा उनके होने वाली हानियों को बहुत ही बढ़ गया है। रोगों के द्वारा होने से हानि खेत से भंडारण तथा बीज बोने से लेकर फसल कटने के बीच में किसी भी समय हो सकते हैं। पौधे के जीवन काल में बीज सड़ना, आलमारी, बाल पौधा झुलसा, तना सड़न, पन झुलसा, इस तरह की जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको अब कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप इस तरह लिख सकते थे कि जो प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी में जो डिजीज़ वगैरह होती है आजकल हम इस तरह की टूलेंस वैरायटी अपना रही है जिससे कम बीमारी लगे। लेट ब्लैट ऑफ पोटैटो का नाम आपने सुना होगा, अर्ली ब्लैट ऑफ पोटैटो का नाम आपने सुना होगा। तो फंगस से लगने वाली इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी है भाई, बहुत सारी वैरायटी है जिससे आपको ना एक नाम अपने नाम सुना होगा, पूसा बादशाह होता है, पूसा, बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो उनका कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि उनको यूज कर रहे हैं ताकि हमारे खेत में बीमारी ना लगे। तो भारत में जो इंडिया में अगर बात करें तो भारत इस तरह के इस चीज़ों को लिखना था आपको वहाँ पर कि भाई इस प्लांट पैथोलॉजी का भारत में बहुत महत्व है क्योंकि इससे जो होने वाले लॉसेस हैं उसको कवर किया जा रहा है। बहुत सारी बीमारी अमीन लॉसेस के बारे में आप बता रहा हूँ कि लगभग जितनी फसलें होती हैं लगभग 30 से 40% लॉसेस जो होता है वो प्लांट पैथोलॉजी के द्वारा होता है। तो उसको कंट्रोल किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ठीक है। तो न्यू हाइब्रिड वैरायटी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। सोइल बोर्न डिजीज वगैरह जो बीमारी होती हैं यानी कि मादा के द्वारा जो बीमारी लगती है उनको कंट्रोल किया जा रहा है उनको। ठीक है। और सीड बोर्न डिजीज यानी कि सीड के द्वारा जो लगने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उन पर नियंत्रण किया जा रहा है। तो भारत इसी तरह का मतलब एक रोल निभा रहा है प्लांट पैथोलॉजी में। तो इस तरह से आप चीज़ें लिख सकते थे, उसमें ज़्यादा इस तरह की बातें वहाँ पर लिखनी होती हैं। उसमें क्या करना था, पॉजिटिव पॉइंट देना था कि भारत इस प्लांट पैथोलॉजी में एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो वो आप किस तरह दे सकते थे, आप उसकी बढ़ाई करके या आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख के उसका क्रेडिट दे के कि भाई पैथोलॉजी भारत में इस तरह कर रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिजीज वगैरह कम हो रहे हैं। ठीक है। तो इस वे में काम करना है। और बाकी आप लोग इसके बारे में भी लिख सकते थे। ठीक है। बहुत सारी जो बीमारियां वगैरह हैं उनको प्लांट पैथोलॉजी में जो बीमारियां वगैरह होती हैं उनको रोकने के लिए न्यू वैरायटी डेवलप हो रही है। भारत में पादप रोगों के द्वारा हानि होने का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है, परंतु अनुसंधान के द्वारा कुछ भीषण बीमारी जैसे कि धान का झोंका या धान का जो झुलसा रोग होता है, भूरा पन, गेहूँ का करनाल बंट, आलू का पछेता, इस तरह की बीमारियां होती हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि भारत इनको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि भारत में ये बीमारियां कंट्रोल की जा रही हैं, इन पर नियंत्रण किया जा रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको लिखने थे, इस तरह की क्वेश्चन वहाँ पर चीज़ें लिखनी थी। तुक्का नहीं मारना था, आपको अपने उस पर लिखना था, मतलब अपने स्टैंडर्ड पर कि भाई मुझे ये समझ में आता है। देखो उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन था कि उसने भारत में प्लांट पैथोलॉजी का क्या स्कोप है या भारत में प्लांट पैथोलॉजी को आप कैसे देखते हैं। तो आप उसके बारे में अच्छी बातें लिखते, भाई प्लांट पैथोलॉजी ने ये भारत में लॉसेस को कम कर दिया है, भारत में न्यू वैरायटी डेवलप हो रही है जिससे बीमारियाँ कम की हो रही है, भारत में न्यू वैरायटी डेवलप की जा रही हैं, सोइल बोर्न डिजीज़ वगैरह होते हैं जो उनको एयरबोर्न डिजीज़ वगैरह है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बोने से पहले ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। और इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आपको में सब कुछ लिखनी होती हैं स्टूडेंट। ठीक है।
तो आप गन्ने की जो लाल सड़न रोग होता है, रेड रोट ऑफ शुगर कैन होता है, ये एक खतरनाक बीमारी होती है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है, बैक्टीरियल्स के द्वारा बीमारी लगती है। तो एंटी बैक्टीरियल्स डिजीज़ वगैरह, जो एंटी बैक्टीरियल जो वेराइटीज़ जो होती हैं उनको विकसित किया जा रहा है भारत में। तो ये चीज़ें आपको लिखनी थी वहाँ पर, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर यही है। इसने कहा कि पादप विज्ञान पर एक शॉर्ट नोट लिखना भारत में, कि भारत में प्लांट पैथोलॉजी के विकास में क्या चीज़ें हैं। तो वही बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनमें से कुछ भी आप 5-7 पॉइंट लिख देते तो आपको 5 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको रटना, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको किताबें इन देखो, क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन उस जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि भाई बहुत सारी बीमारियां मैंने अभी बताई आपको, लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट होता है, ठीक है, और धान का खैरा रोग होता है, ठीक है, और वीट में जो रस्ट लगते हैं। तो वे बहुत सारे लोग बताए कि उनके बारे में आप लिख सकते थे कि भाई भारत अभी उन पर काबू पा रहा है, बीमारियों पर काबू पा रहा है, डिसऑर्डर वगैरह कम लगते हैं, ड्वार्फ वैरायटी लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है आपका जो वायरस होती है, वायरस का एक आपको डायग्राम बनाना था, वायरस की एक संरचना बनानी थी कि वायरस कैसा दिखता है उसके बारे में। इसके स्ट्रक्चर जानने से पहले से पूछ लो कि वायरस क्या होता है। हो सकता है कि 2 नंबर में आपसे पूछ ले कि वायरस क्या होता है। तो वायरस एक संक्रामक एजेंट होता है जो मेज़बान के शरीर के अंदर प्रतिकृति करता है। प्रतिकृति का मतलब होता है रिप्लिकेट करता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 6 सेल, 8 से 10 सेल इस तरह बनाता है, तो उसे वायरस बोलते हैं। वायरस एक संक्रामक है, एजेंट है। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। तो कोरोना वायरस क्या था? एक संक्रमक था, एक एजेंट ही तो था वो, जो फैल रहा था। किसके द्वारा? हाथ मिलाने से फैल रहा था, गले मिलाने से फैल रहा था, मुंह से सांस के द्वारा फैल रहा था, यानी तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो क्या था? एक मेज़बान था, एक होस्ट था जो शरीर के अंदर, किसी के शरीर के अंदर जाता था और वहाँ पर क्या होता था, सेल को रिप्लिकेट करता था। यानी कि एक वायरस से 2 वायरस, 2 से 4 वायरस, 4 से 6 वायरस ऐसे बनते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वायरस बोलते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। आप ये देख सकते हैं वायरस का डायग्राम है, ठीक है। तो वायरस का डायग्राम आप कोई भी एक वायरस का डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब, ये लिखना होता है, ठीक है। ये डायग्राम बना के इसके बारे में लिखना होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। द वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, द जेनेटिक्स मटेरियल ऑफ द वायरस इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन कैप्सिड which protect from the environment and the host immune system। अगर हम बात करें जेनेटिक्स मटेरियल्स की बात करें, तो ये जो वायरस के चारों तरफ क्या किसके द्वारा घिरा होता है? प्रोटीन के द्वारा एंड कैप्साइड के द्वारा वायरस घिरा होता है। ये प्रोटेक्ट करता है किसको भाई? इन्वायरमेंट एंड द होस्ट इम्यून सिस्टम। वातावरण की जो इम्यूनो यानी प्रतिरक्षक जो प्रणाली होती हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। द कैप्साइड यानी इन्वॉल्व जो होता है, भी यहाँ पर लिखा होता है इन्वॉल्व, ये रहा लिखा है इन्वॉल्व, ये देख लीजिए आप, ये रहा, ये प्रोटीन है और ये इन्वॉल्व है, ये इन्वायरमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। इन्वॉल्व हैज ए spike which represent the attachment involve protein sticking out of it. These attachment protein help in the virus attached to and the infect the host cell, ठीक है। तो जो ये क्या करता है आपको, जो हेल्प करता है प्रोटीन अटैचमेंट में, ये प्रोटीन क्या करता है? हेल्प करता है वायरस में, वायरस, ओके। देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये डायग्राम पूछा गया था 5 नंबर का, 5 नंबर का डायग्राम लिख देते और ये लिख देते थोड़ा सा इसके बारे में, तो आपको 5 नंबर पूरे मिलते हैं। क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट नोट लिखना था। शॉर्ट नोट में क्या लिखना था? जो आपको फेलिनो और गैमिक जो पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं, यानी कि पुष्पबोधी जो विद परजीवी होते हैं, उनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना था। ये फेलिनो जो पैरासाइट्स होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पैरासाइटिक प्लांट, दूसरा होस्टेरियम।
पैरासाइटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम। द प्लांट्स विच आर द प्रोड्यूस द फ्लावर एंड द सब्सिक्वेंटली बियर सीड इन द फ्रूट्स एंड द पैरासाइट्स ऑन अदर प्लांट्स नोन एज द फेनोजेनिक प्लांट पैरासाइट। देखो जो आपका फेराजोनिक पैरासाइट क्या होते हैं, द प्लांट्स विच प्रोड्यूस, जो ऐसा प्लांट जो प्रोड्यूस करता है फ्लावर को, फूलों को, या फिर सीड को, सीड देता है, फ्रूट्स की जो सीड देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेराजोनिक प्लांट पैरासाइट बोलते हैं। अब दूसरा होता है होस्टेरियम। होस्टेटोरियम का मतलब होता है, होस्टेटोरियम का मतलब होता है इट इज स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शन रूट लाइक ब्रांच या ओरिजिन ऑफ द पैरासाइट दैट penetrates that host tissue and the absorbs nutrients and water from the host cell। ओके, तो ये आपका होस्टेटोरियम में होता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ये आपका फेनोजेनिक या आपका फेरानैरोगैमिक जो पैरासाइट प्लांट होते हैं, फेरानैरोगैमिक, उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेम पैरासाइट होता है, रूट पैरासाइट होते हैं। जो स्टेम पैरासाइट होता है उसमें आप इस तरह का देख सकते हो कि इंटरली डिपेंडेंट होता है, पूरा का पूरा डोडर वगैरह हो जाते हैं, इसमें हेज प्लांट्स वगैरह आते हैं। ये होलो पैरासाइट्स होते हैं। ये सेमी पैरासाइट्स होते हैं, जिससे ये आंशिक रूप से डिपेंड होते हैं, ये पूर्ण रूप से डिपेंड होते हैं। इसमें लोरंथस वगैरह आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें रूट पैरासाइट में भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपका सेमी पैरासाइट और फुल पैरासाइट, ठीक है। ये सेमी पैरासाइट है, ये आपका कंप्लीट पैरासाइट है, होलो पैरासाइट। तो इसमें आपका ऑर्गेन की टोबैको में, मस्टर्ड वगैरह में आते हैं। तो इस तरह से भी स्टिग्मा है, आपका शुगर कैन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पैरासाइट से। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना था, बहुत ही सिंपल था। इसमें कुछ बस आपको क्या करना था, इसके बारे में लिखना था, डेफिनेशन देनी थी, और ये क्लासिफिकेशन भी अगर आप वहाँ चाहे तो दे सकते थे। डोडर वोडर आप चाहो तो और पढ़ सकते हो, लेकिन इतना इसमें नहीं था। सिम्टम, हाँ, होस्ट पैरासाइट में आप पढ़ सकते थे। होस्ट सफ़र द मैलन्यूट्रिशन को सफ़र करता है। विटिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट्स रिड्यूस, प्लांट्स में भी ड्वार्फ, पौधा छोटा हो सकता है। पौधे में येलो की पत्ती करके, पीले करके पत्तियाँ बन सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते थे, इसमें देख सकते थे, ये रहा सब, ठीक है। डोडर वगैरह आप देख सकते हो, ये डोडर होता है, ठीक है। इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, इतना सिस्टमेटिक पोजीशन इतना कुछ नहीं है। कंट्रोल आप कर सकते हो, कंट्रोल भी है कि आप डोडो फीड सीड का प्रयोग करें, क्लीनिंग करें, एग्रीकल्चर को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। जब भी आप डोडो इस तरह की न्यू एरियाज में लिमिटेशन मूवमेंट करें, डोमेस्टिक एनिमल्स को न जाने दें, डोडो फ्री मैन्योर करें, यानी कि डोडो फ्री का मतलब होता है कि खाद मैन्योर का सही तरीके से प्रयोग करें। इरिगेशन ज़्यादा मत दें, पानी की ज़्यादा मात्रा ना दें खेत के अंदर। तो ये इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। अवॉइड द डोडर इन्फेस्टेड कैटल फोल्डर वगैरह हैं वो, ठीक है। आप चाहे तो हिंदी में देख सकते हैं। फेनोरगैम्स या फेनोरगैम्स क्या होते हैं, पौधे में जो सुभेदन प्रजनन ऊतक होते हैं, सुभेदन प्रजनन ऊतक, इन पौधों में सुभेदन प्रजनन ऊतक होते हैं, नंबर एक बात। दूसरा, ये पौधे प्रजनन के लिए बीज उत्पन्न करते हैं। पौधे पर शरीर के कई भाग से बने होते हैं। जो पौधे का जो शरीर होता है वो जड़ से बना होता है, तनों से बना होता है, पत्तियों में विभाजित होता है। इनमें जाइलम फ्लोएम जैसे चालक तत्व होते हैं, जाइलम फ्लोएम भी उनके अंदर होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये फेनोरगैम कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप इसमें आगे भी लिख सकते थे, जैसे रूट क्लासिफिकेशन ऑफ फेनोरगैम जो होता है, फेनोरगैम्स जो होता है उसको आप आगे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका जड़ परजीवी, पत्ता जो रूट पैरासाइट होता है, ठीक है, स्टेम पैरासाइट होता है, तो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर पढ़ ले, थोड़ा सा पैरासाइट के बारे में ज़रूर पढ़ के जाए, ठीक है। देखो पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा जो आप लोगों के, अभी मैं ये क्वेश्चन जो पेपर के हैं, अभी तो मैं पेपर के डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो मैं उनको भी डिस्कस करूँगा आपके सामने। ये भी सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
देखो सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का है, सबसे सिंपल कवक है, ये पूछा जाएगा। कवक की परिभाषा दीजिए, इसके सामान्य गुणों के बारे में बताइए, 10 नंबर का है। और कुछ नहीं पढ़ना। देखो आपको बैक्टीरिया, फंगस और कवक, बैक्टीरिया, फंगस, कवक को जरूर पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का आएगा। पादप रोग कारक को परिभाषित कीजिए, पौधे में रोग के उत्पन्न वाले कारक को प्रभावित कीजिए, जीवाणु, पौधों की बीमारियों। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं, कवक की परिभाषा हो, कवक के सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम कवक की बात कर लेते हैं। कवक क्या होता है? कवक एक यूकैरियोटिक जीव है जिनमें यीस्ट, मोल्ड और मशरूम जैसे सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इन जीवों को कवक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। दूसरी बात, फंगस जगत में पाए जाने वाले जीवों में कोशिका भित्ति होती हैं और वे सर्वव्यापी होते हैं। उन्हें जीवित जीवों में हेटेरोट्रोफ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कवक के बारे में तो एक यूकैरियोटिक जीव होता है, यूकैरियोटिक्स और ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, जिनमें यीस्ट, मोल्ड, मशरूम जैसे सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इन जीवों को कवक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये कवक की डेफिनेशन है, इतना लिख सकते हैं आप लोग। अब बात आती है कि कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आप कुछ दिनों तक रखे हुए जो ब्रेड होती है उनमें आपने देखा होगा वाइट से सफ़ेद से काले काले धब्बे हो जाते हैं, वाइट इस तरह के। मशरूम में यीस्ट कोशिका जिनका आमतौर पर बियर और ब्रेड के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, वे भी कवक हैं। ये अधिकांश त्वचा संक्रमणों और अन्य फंगलो रोगों में भी पाए जाते हैं। तो ये भी आपको आप अगर चाहे तो देख सकते हैं कि कवक दिखता कैसे है। ठीक है। आपने कभी कभी रोटी देखी होगी, आपने ब्रेड देखा होगा, तो उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं, तो वो कवक होता है, फंगस होता है स्टूडेंट। देखो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब तक वो उसके अंदर मॉइस्चर है, जब तक उसके अंदर नमी है, और जब वो नमी उसके अंदर होती है ना, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? नमी के द्वारा ही होता है। ठीक है। मॉइस्चर के द्वारा ही होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये तो डेफिनेशन क्लियर हुई। अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये कवक की संरचना है, आप चाहे तो इसकी संरचना को याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किंगडम ऑफ फंगस। ठीक है। स्टोलन वगैरह हैं, हाइफ होते हैं, हाइफ। ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं। खमीर कोशिकाओं को छोड़कर लगभग सभी कवकों में ये तंतुमय संरचनाएं होती हैं। खमीर को छोड़कर, खमीर यानी कि ईस्ट जो होता है उसको छोड़कर उसमें सभी में ये तंतुमय संरचना होती है, यानी कि खमीर में ये तंतुमय संरचना नहीं होती है। दूसरी बात, ये एक कोशिका बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। यानी कि वन सेलुलर आप कह सकते हैं, बहु सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा जो सेल होते हैं, मल्टीपल सेल्स उसके अंदर ये पाए जाते हैं। कवक में धब्बे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं, हाइफे। ठीक है। जो कवक होता है उसके अंदर इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसे हाइफ को क्या बोलते हैं? हाइफे कहते हैं। ये हाइफे मिलकर एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं। तो ये बहुत सारे हाइफे आ जाते हैं और मिलकर एक संरचना बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। कवक में कोशिका भित्ति होती हैं जो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो जो फंगस होता है उसके अंदर एक भित्ति होती है काइटिन, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति में प्रोटोप्लाज्म होता है जो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका अंगक और केंद्रक जैसे अन्य कोशिकाओं में भागों में विभाजित हो जाती है। नाभिक घना पारदर्शी क्रोमेटिन धागे वाला होता है। नाभिक एक नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है। अब आते हैं कवक की संरचनाएं। देखो वो तो ठीक, जो कवक है उसकी जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर जो है उसकी विशेषताएं थी। अब आती है फंगस के विशेषताएं कि फंगस के गुण कौन कौन से होते हैं। कवक यूकैरियोटिक होते हैं, गैर संवहनी, गतिशील और विषमपोषी होते हैं, जीव होता है, यानी कि मूवमेंट नहीं करता है, जहाँ पर पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। ये एक कोशिका के तंतु में हो सकते हैं। ये बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कवक पीढ़ी के परिवर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवक अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। काइटिन का जीव संश्लेषण कवकों के द्वारा होता है। कवकों में केंद्रीय बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि जो
न्यूक्लियस होते हैं, छोटे होते हैं। कवक के कई भ्रूण अवस्था नहीं होती हैं, बीजाणु से विकसित होते हैं। प्रजनन का तरीका लैंगिक या अलैंगिक होता है, ठीक है। कुछ कवक परजीवी होते हैं और मेजबान को संक्रमित कर सकते हैं, मतलब कुछ पैरासाइट भी होते हैं। कवक फेरोमोन नामक एक रसायन उत्पन्न करते हैं जो कवक में लैंगिक प्रजनन को प्रेरित करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण में मशरूम, फफूंदी और खमीर क्या होते हैं, ये कवक हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस कर दिया है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कितना लिखना था इसमें। इंग्लिश में देखना चाहो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। कैरेक्टर्स ऑफ फंगी यहाँ पर लिखा है। फंगी आर द यूकैरियोटिक एंड नॉन वस्कुलर, नॉन मोलेटाइल एंड हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे मे बी द सेलुलर या आपका फिलामेंटस, ठीक है। दे आर रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ द स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। फंगी exhibits the phenomena of the alternation of the generation. Fungi lack of chlorophyll and the hence cannot be the perform the photosynthesis. क्या होता है कि जब फंगस उनके होता है उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होती है। तो फंगी स्टोरेज द फूड, कहाँ पर फूड को स्टोर करता है, स्टार्च। स्टार्च से ये फ्रूट्स लेता है। आप बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन्स ओकर इन द फंगी, तो जो इसकी जो आपने सुना भी होगा, जो फंगस होता है वो काइटिन से बना होता है, ठीक है। द न्यूक्लियल ऑफ द फंगी आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो केंद्रक होता है वो छोटे होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर्स है इसके। द फंगी हैव नो द एम्ब्रायोनिक स्टेज, दे आर डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स, ठीक है। इसके इनके अंदर किसी तरह का वो भ्रूण स्पेस नहीं होती है, एम्ब्रायोनिक स्पेस नहीं होती है। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स के द्वारा, यानी बीजाणु के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ओके। इनका जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन या प्रजनन जो भी होता है वो लैंगिक और अलैंगिक के द्वारा होता है। सम फंगी आर द पैरासाइट एंड कैन नॉट इंटरेक्ट द होस्ट, ओके। कुछ जो फंगी होती है वो पैरासाइट्स होते हैं, वो इनफैक्ट अगर हम बात करें होस्ट की भी, तो फंगी प्रोड्यूस द केमिकल्स, जिसको हम एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमोन, विच लीड्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, ठीक है। तो यानी कि ये सेक्सुअल प्रोडक्शन को क्या करता है, लीड करता है। बाकी आप एग्जांपल ऑफ इंक्लूड द मशरूम, मोल्ड एंड येस्ट को आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे फंगस हैं, ओके। डेफिनेशन दे सकते हैं। फंगी आर यूकैरियोटिक, नॉन वस्कुलर्स एंड नॉन मोलेटाइल एंड हेटरोट्रोफिक्स ऑर्गेनिज्म, दे मे बी द सेलुलर या फिलामेंट्स। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया अभी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है। ये रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा होता है। इनके अंदर जो सेक्सुअल प्रोपगेशन है, सेक्सुअल प्रोपगेशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है।